पक्का देख ले, 3 बार लाइव कह चुका तू। चलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। भाई देख बताना भाई लाइव हुए हैं कि नहीं, एक बार से बच्चे अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो कुछ लिख दो। हर बार तो आप ही पूछते हो कि क्या आप मैं लाइव हूं, आज मैं पूछ रहा हूं आपसे। अमर चंद्र, फुलेंद्र, विजय, नीरज, रवीना, आशीष, राघव, भारत आ गए गुड इवनिंग। ओके ठीक है चलो भाई, बहुत सारे मैसेज आ गए। मिश्रा का, रामा का, सौरभ का, चंदन, अली, धनंजय, आशीष, प्रियंका, राज्य। भाई देखो मैं हर बार आता हूँ टाइम से, तीसरी चौथी क्लास है। बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है कि आपकी क्लास में ही कुछ टेक्निकल कारण की वजह से या थोड़ा सा और किसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। मैं यहाँ पे पहुंच गया था 3:59 पे क्लास के अंदर। ठीक है चलो, फिजिक्स नोट्स का अपलोड होंगे, करवा देंगे भाई। मैंने बोल तो दिया था लास्ट क्लास में इनसे अपलोड करने के लिए। अब मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा हम बच्चे प्लेन मिरर पढ़ रहे थे और रिफ्लेक्शन, इसे खत्म करते हैं फिर हम नए टॉपिक पाएंगे। ये शायद मैंने आपको एक चीज नहीं बताई इसमें, वो बता के खत्म करता हूं। लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। ठीक है अच्छा, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर लिख रहे हैं हम। इसे मैग्निफिकेशन को बच्चे हम लिखते हैं m से, और इसकी मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की +1। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझा रहा हूं, पहले आप इसका आंसर लिख लो। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। राजवीर नमस्ते, गुरुजी नमस्ते भाई नमस्ते। चलो बहुत बातें हो गई है, वैसे लेट हो गया आज हम 5-7 मिनट। देखो अब बच्चे अच्छे समझना आप, ये मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है मैं इधर आपको बता रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, यहां ध्यान देंगे। इधर मैं कुछ रफ काम कर रहा हूं, ये रफ है। मान लो बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी हाइट है 6 फीट, मैंने आपसे कहा कि मैं 6 फीट का हूं, और मैं किसी मिरर के सामने गया, किसी दर्पण के सामने गया, और उस मिरर ने बच्चे मान लो कि मेरा प्रतिबिंब, मेरी इमेज दिखा दी 12 फीट की। तो भाई एक बात समझना, मैं हूं तो 6 फीट का और मुझे 12 फीट का दिखाया गया, तो मेरी लंबाई कितनी ज्यादा दिखाई गई? 2 गुना, 2 टाइम्स। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं 6 फीट का हूं और मुझे 6 फीट का ही दिखाया गया, कोई मिरर के सामने मैं खड़ा हो गया, वो मिरर 6 फीट का ही मुझे दिखा रहा है, तो मेरी लंबाई कितना दिखाई उसने? 1 गुना। तो कोई भी मिरर, कोई भी दर्पण आपका इमेज, आपका प्रतिबिंब कितने टाइम्स, कितने गुना दिखाता है, उसे बच्चे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब यह है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन 1 का है, इसका मतलब है कि मैं जितना हूं मेरी इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी। अगर आपने पहली क्लास से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर करता क्या है कि 5 फीट के व्यक्ति को 5 फीट का दिखाता है, 6 फीट वाले को 6 फीट का दिखाता है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी सही है क्या सर? वीडियो क्वालिटी तो हमारी तरफ से तो वैसे ही है बिल्कुल। मैं एक बार अपने मोबाइल में चला के देख लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में बिना वाईफाई के चलता है। मेरे मोबाइल में चल रहा होगा तो फिर सही है। फुल स्क्रीन कर लो, आपको सही दिखेगा। सही दिख रहा भैया अपने में तो। चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख लेता हूं, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो। चलो देखो, अब बच्चे एक से बताओ मुझे, जो प्लेन मिरर है वो 5 फीट के व्यक्ति को दिखाता है 5 फीट का, 6 फीट वाले को 6 फीट का, 7 फीट वाले को 7 फीट का, यानी जितने बड़े आप हैं उतनी ही लंबाई दिखाता है। तो इसलिए इसके मैग्निफिकेशन है 1। तो मैग्निफिकेशन आपको ये बताती है कि कोई भी मिरर आपको बड़ा दिखाएगा कि छोटा दिखाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैग्निफिकेशन कोई मिरर है, उसकी मैग्निफिकेशन मैंने 3 कहा, तो 3 का मतलब यह है कि वो 6 फीट वाले व्यक्ति को 18 फीट का दिखाएगा। अगर मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन है 10, तो 10 फीट वाले व्यक्ति को 100 फीट का दिखाएगा। तो मैग्निफिकेशन ये होती है
कि मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता ये होती है कि कोई भी मिरर, कोई भी दर्पण आपको कितने गुना बड़ा दिखाएगा, कितने गुना बड़ा दिखाएगा, वो आपकी मैग्निफिकेशन है। तो मान लो कि किसी दर्पण ने, किसी मिरर ने आपको बच्चे मान लो कि दिखाया आप 6 फीट के हैं और उसने आपको दिखाया 3 फीट का, तो आपकी लंबाई आधी कर दी, तो मैग्निफिकेशन होगी हाफ। तो अगर मैग्निफिकेशन हाफ हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 फीट का व्यक्ति 3 फीट का दिखेगा, 5 वाला 2.5। तो मैग्निफिकेशन जितनी होगी आपकी लंबाई उतनी ही गुना दिखेगी। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक व्यक्ति 6 फीट का है और कोई मिरर की मैग्निफिकेशन है 0.4, तो कितनी लंबाई दिखेगी उसकी? तो 6 फीट का था वो, मैग्निफिकेशन 0.4 है, तो यानी कि उसकी लंबाई दिखाई देगी 2.4 फीट। तो यानी कि मैग्निफिकेशन जितनी होती है उतने गुना लंबाई दिखती है। तो अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो 6 फीट का व्यक्ति दिखेगा 12 फीट का, मैग्निफिकेशन 3 है तो 10 फीट वाला दिखाई देगा कितने का? 30 का। तो ऐसे अगर प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि 6 फीट का व्यक्ति 6 फीट का दिखेगा, उसकी लंबाई 1 गुना दिखेगी। अच्छा, दूसरा मैग्निफिकेशन बच्चे आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। आपके मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब यह है कि आपकी इमेज बनेगी सीधी, इरेक्ट, सीधा। अगर इमेज सीधी बने तो मैग्निफिकेशन लेंगे पॉजिटिव, अगर इमेज उल्टी बने तो मैग्निफिकेशन लेंगे नेगेटिव। तो आप सभी को पता ही है कि प्लेन मिरर सर की जगह सर दिखाता है, पैर की जगह पैर, तो इमेज दिखाता है सीधी, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन मैंने पॉजिटिव लिखी। तो याद रखना, पेपर में बोल दे कि अगर कोई मिरर उल्टी इमेज बनाएगा तो उसकी मैग्निफिकेशन कैसी होगी? नेगेटिव। कोई मिरर अगर सीधी इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी? पॉजिटिव। फिर मैंने कहा आपसे, अगर कोई मिरर की मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो बड़ी इमेज बनाएगा, 6 फीट के व्यक्ति को बड़ा दिखाएगा। मैग्निफिकेशन 1 से कम है किसी मिरर की तो 6 फीट के व्यक्ति को 6 से छोटा दिखाएगा। मैग्निफिकेशन 1 है तो 6 फीट के व्यक्ति को 6 फीट का ही दिखाएगा। तो अब इस बात का मतलब समझना, जो मैंने इतना रफ काम किया है, मैंने आपसे कहा कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन +1 है, तो प्लस देखते आप समझ गए कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट, सीधी। दूसरा मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब यह है कि आपकी इमेज बनेगी 1 गुना, यानी अगर आप 5 फीट के हैं तो 5 फीट के दिखोगे, 10 फीट के हैं तो 10 के दिखाई दोगे। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक कि तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की +1 आपको समझ में आ गई होगी। जब मैं आपको आगे कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाऊंगा तो आप ज्यादा अच्छा तब समझेंगे। ठीक है, तो अभी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना समझ गए होंगे। फोकस ऑफ प्लेन मिरर बताइए अविनाश भाई, पिछली क्लास देख लो, समझ में आ जाएगा। तो जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं मत पूछा करो मेरे से वो। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था प्लेन मिरर का फोकस होता है इन्फिनिटी पे, इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, अनंत, इसकी पावर होती है 0। तो पिछली क्लास का मत पूछा करो, पहली क्लास देख के आया करो। चंद्र के परछाई में क्यों छोटा बनता है? परछाई बड़ी भी बनती है, छोटी भी बनती है, सब टाइप की बनती है, वो डिपेंड करता है सूरज की पोजीशन कैसी है। ये सर समझ गए? चलो अच्छा, एक लास्ट लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, अभी मैं लिख देता हूं सामने, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, हिंदी में लिखेंगे समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो प्रकृति का मतलब ये होता है कि इमेज उल्टी बनेगी या सीधी। अच्छा, आप सभी को पता है कि प्लेन मिरर हमेशा इमेज बनाता है सीधी, तो इसलिए इमेज कैसी हो गई? इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब। और आप एक काम करना, अगर कोई इमेज सीधी बने, अगर कोई इमेज इरेक्ट है, सीधी बने, तो आप उसके साथ में एक शब्द लिख देना कि सीधी इमेज हमेशा होती है वर्चुअल, आभासी। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं, आभासी का मतलब क्या है। पहला आप ये समझेंगे कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, अभी एंड के बाद कुछ लिखूंगा मैं, पहले इनका मतलब समझो कि प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है, अविनाश कह रहे हैं समझ नहीं आया सर, आएगा ही नहीं, तुम्हें फोकस ही नहीं, तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ा क्या होता है, तो सारी क्लास देखोगे तो आएगा। सर नेट ज्यादा खर्च हो रहा है, वीडियो क्वालिटी ज्यादा है, तो भाई सारी सुविधाएं तो हम दे नहीं पाएंगे भाई सुजीत। ठीक है, यहां देखना ध्यान से, एक चीज समझो कि मैंने कहा कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज बनाता है सीधी, और सीधी इमेज कैसे होती है? वर्चुअल, आभासी। देखो वर्चुअल इमेज का मतलब समझना, वर्चुअल इमेज हम उस इमेज को कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब हम उस प्रतिबिंब को कहते हैं
जिस इमेज को जिस प्रतिबिंब को आप केवल मिरर में देख सकते हो, उस इमेज को आप किसी स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं उतार सकते। ये वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं उतरेगी। एक सेकंड रुको, आप पहले 1 मिनट रुको। और इसमें मत लगाया करो भाई, क्यों मेरे सर में दर्द करवाते, रोज सर पे ऐसे चलते हैं भाई। आवाज आएगा? क्लास स्टार्ट नहीं हो रही यार मेरे में, तो वीडियो नहीं चल रहा, बच्चों का मैसेज आने लगे। सेंसेशन 9, हाँ अब सही आया, अब ठीक है, ओके। चलो भाई, आपकी वीडियो क्वालिटी हाँ क्लियर है, हो गया क्लियर। यार वो हिला के जल्दीबाजी में कर गया, उसे पता नहीं किसकी क्लास है किसकी नहीं है। 4 बजे कह रहा है आपकी तो क्लास ही नहीं है, फिर 1 मिनट में मैडम की क्लास चला रहा है, कभी हाँ चला रहा है। हो जाता है यार, क्लास तो खराब हो जाती है हमारी तो। चलो यहां देखो, चलो भाई सही करा दिया मैंने, यहां देखेंगे ध्यान से। प्लेन मिरर, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो मैंने आपसे कहा कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो इमेज होगी सीधी, और ये कैसे होगी बच्चे? वर्चुअल आभासी। अच्छा, मैंने आपको वर्चुअल आभासी का मतलब बताया था। वर्चुअल का मतलब यह है कि जिस इमेज को आप स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब समझना, कमेंट पे ध्यान मत देना। आप एक काम करो, अपने सामने एक मिरर लेना, प्लेन मिरर। तो मुझे एक चीज बताओ, आप इस प्लेन मिरर से मान लो बच्चे 100 सेंटीमीटर आगे हैं, तो आपकी इमेज मिरर के अंदर कितना बनेगी? 100 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, मैंने आपको बताया था। पर मुझे एक चीज बताओ, मैं मिरर के आगे 100 सेंटीमीटर आगे हूं, अगर आपका दूसरा भाई इस मिरर के 100 सेंटीमीटर पीछे एक स्क्रीन पर्दा लेके खड़ा हो जाए, तो क्या उस स्क्रीन पे आपको इमेज दिखेगी? क्या नहीं, वो 100 सेंटीमीटर अंदर मिरर में ही महसूस होगी, जबकि मिरर तो मात्र इतना ही मोटा है। लेकिन अगर आप उससे 5 मीटर आगे खड़े हैं तो आपकी इमेज उसी के अंदर 5 मीटर अंदर तक महसूस होती है। लेकिन यह नहीं है कि आपका भाई 5 मीटर पीछे स्क्रीन लेके खड़ा हो गया तो उसके ऊपर आपकी इमेज बन जाए, नहीं। तो वर्चुअल इमेज वो है, आभासी प्रतिबिंब वो है जिन्हें आप स्क्रीन पर पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें केवल आप मिरर के अंदर ही महसूस कर सकते हो। तो प्लेन मिरर में अगर आप 50 मीटर आगे खड़े हैं तो आपकी इमेज मिरर के अंदर ही 50 मीटर महसूस होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर के पीछे 50 मीटर पीछे पर्दा लेके खड़े हो जाएं, वहां पर आपको आपकी इमेज दिखे, ऐसा नहीं होगा। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो होती है सीधी और आभासी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड, लिखेंगे एक शब्द, एंड लेटरली इनवर्टेड, और पार्श्व रूप से उल्टा, और पार्श्व रूप से उल्टा। हिंदी में लिखेंगे, भाई सर पे लगती है, मैं इतनी बार मना करा इस क्लास में मत पढ़ाया लगाया करो मेरी क्लास। इसमें क्या तो सर पे ऐसे हवा लगते, सर चौक हो जाता, बीमार हो जाऊंगा मैं। और आजकल तो किसी को बता भी नहीं सकता, बुखार हो गया, लोग सही कोरोना हो गया, मत आना क्लास लेने। खोल दे भाई। तो लिखेंगे, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा होता है। इसका मतलब समझाऊंगा अभी मैं, सुनना। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा होता है। नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड लेटरली इनवर्टेड। इसका मतलब समझना, लेटरली इनवर्टेड का मतलब क्या है? देखो, आप कभी इक्वल होता है, सारी बातें बता चुका हूं मैं पहली क्लासों में। देखो, आप एक चीज मुझे बताओ कि मैं ऐसे एक मिरर के सामने खड़ा हूं, आप ऐसा खुद के बारे में सोचो, दिमाग में आंखें बंद करो, आपके सामने एक मिरर है। आपने एक चीज महसूस की होगी, आपने लेफ्ट हैंड में मान लो कि घड़ी पहन रखी है, वॉच पहन रखी है, तो मिरर के सामने आप इस लेफ्ट हैंड को उठाना आराम से। लेकिन जैसे आप मिरर में देखोगे ना, तो मिरर में जो आपकी इमेज बन रही है वो उसका राइट हैंड होगा। तो आपके शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है वो सामने पड़ने की वजह से राइट महसूस होता है, और राइट वाला महसूस होता है लेफ्ट। तो एक्चुअल में होता क्या है कि प्लेन मिरर करता क्या है, शरीर के बाएं हिस्से को दायां दिखाता है, दाएं को बायां दिखाता है। तो यानी कि आपके हिस्से को ऐसे पलट देता है वो। तो इसे हम बोलते हैं लेटरली इनवर्टेड। यानी प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाएगा? सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। तो एक हिस्सा सीधा है तो मैंने इमेज कह दी सीधी, भाई सर की जगह सर दिखता है, पैर की जगह पैर, इमेज है सीधी। लेकिन दाएं का बायां, बाएं का दायां, तो इसलिए इमेज को क्या बोलते हैं हम? लेटरली इनवर्टेड। तो पूरा हो जाएगा इसमें कि
प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो सीधी आभासी और क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा, वर्चुअल इमेज आभासी होती है। एक अगर हम पढ़ेंगे रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, तो जब हम कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो आपको इस शब्द का और ज्यादा अच्छा मतलब समझ में आएगा। अभी के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी सीधी होगी। आभासी का मतलब है कि स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, मिरर के अंदर ही महसूस करना पड़ेगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि दाएं का बायां दिखता है, बाएं का दायां दिखता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, जो रियल इमेज है आप उसे स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को। रियल इमेज वो है जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सके, और आभासी वर्चुअल वो है जिसे स्क्रीन पर ना उतारा जा सके। ठीक है, बाकी कनकेव कॉन्वेक्स का वेट करो, उसमें बहुत बढ़िया समझा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे भाई। अब इसमें अब प्लेन मिरर से रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। प्लेन मिरर में शायद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके प्लेन मिरर में यही क्वेश्चन आते हैं, मैग्निफिकेशन, उसका फोकस कहां पे है, फोकल दूरी कहां पे है, उसकी पावर कितनी है। वो व्यक्ति 5 फीट का है तो इमेज 5 फीट की बनाएगा, 10 सेंटीमीटर आगे खड़ा है तो 10 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनाएगा, और रिफ्लेक्शन के नियम वियम मैंने सब बता दिया आपको। अब थोड़ी सी बातें हम करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्चुअल सम, थोड़ा बिल्कुल प्योर रटने वाले क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आप मुझे बताओ कि जो पानी की बोतल है आपको दिख रही है, इसका जो ढक्कन है ये आपको बच्चे दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। तो क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ग्रीन कलर का ही क्यों दिखाई दिया, ये मुझे रेड या येलो क्यों नहीं दिख गया। अगर कोई चीज हमें हरी दिखती है तो हरी क्यों दिखती है। लगती है भाई चलता है तो सर में दुखता है। सबने अपने भाई अपने कब्जा कर लिया है। कई बार तो क्लास खाली रहती है तब भी नहीं लगाते हैं, नीचे मना कर देते हैं वो। चलो कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। एक प्रिय दर्शक सबसे पहला आंसर आया, लाइट चलते रहेगा ना, चलो। तू बेचारा खराब कर गया था वो, उससे सही कराई मैंने दूसरे लड़के से। मेरा बच्चा क्या इतना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है ना सर, खराब तो नहीं कर दी। अब मुझे थोड़ा ना पता है कौन से, थोड़ा स्क्रीन नीचे करना, थोड़ा और नीचे करो, और नीचे करना, और करो। कितने कमेंट आ गए तो? हाँ ठीक है, यही है। देखो देखना, रुक जा, देखना ग्रीन कलर सही है। लाइव कर दिया पक्का। बच्चे कह रहे आज क्लास ऑफ कर दो। भाई क्या करे, अब ये बारिश इतनी तेज हो रही है, नेट ही चला गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि ना 2-3 नेट के कनेक्शन रहते हैं, फिर एक से दूसरे में चेंज करने में टाइम लग जाता है। इसमें लाइट आ जाए तो भाई ऐसे चला देना, अब क्या करें, बीमार भले हो जाए। अब आ गई क्या, चलो बढ़िया ठीक है। चलो भाई ऑफ नहीं करते, यहाँ समझो ध्यान से। अब बिना कोई कमेंट वमेंट लिए 1 घंटा पढ़ते हैं आगे। आज हमारा बहुत टाइम खराब हो गया है, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई चीज ग्रीन दिख रही है तो ग्रीन ही क्यों दिख रही है, तो उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई चीज ग्रीन दिख रही है उसकी वजह यह है, देखो जैसे मान लो कि ये बोतल है, इसके ऊपर आके लाइट टकराई, ठीक है, लाइट। तो लाइट में बच्चे आपको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। आप सभी को पता होगा कि व्हाइट लाइट में होते हैं 7 रंग। वो 7 रंग कौन से होते हैं, विबग्योर। आर का मतलब होता है रेड कलर, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, वाई का येलो, जी का ग्रीन, बी का ब्लू, आई का इंडिगो आसमानी, वायलेट बैंगनी। अब यहां देखना, जैसे लाइट आकर इस ढक्कन के ऊपर आके गिरी होगी
तो बच्चे ये ढक्कन पता क्या कर रहा है, ये सारे के सारे कलर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, सारे कलर अपने अंदर सोख लेगा, बस जो ग्रीन कलर है हरा रंग उसे छोड़ देगा। यानी जैसी लाइट आके इस ढक्कन पे गिरेगी, ये ढक्कन ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। अगर इस ढक्कन ने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया, इस ढक्कन ने हरे रंग को परावर्तित किया, तो बच्चा ये जो हरा रंग है ना, ये आपकी आंख तक पहुंचेगा, तो इसलिए आपको हरा दिख रहा है। तो अगर कोई चीज आपको रेड दिख रही है, तो कोई चीज रेड इसलिए दिख रही है क्योंकि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित। कोई चीज हरी दिख रही है तो हरी को रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं, तो उसके बायोलॉजी के हिसाब से भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्लोरोफिल की वजह से, ऐसे वैसे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी इसलिए दिखती है क्योंकि वो हरे रंग को परावर्तित करती हैं, हरे कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर वो हरे को रिफ्लेक्ट करेगी तो बच्चे हरा कलर आपकी आंख में पहुंच जाएगा, तो इसलिए आपको हरा दिखेगा। बहुत सारे आर्ट और कॉमर्स के बच्चे गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। उन्हें क्या लगता है, एक ऑप्शन होगा वहां पे कि एक पेपर में लिख देगा ऑप्शन वो कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हरे रंग को एब्जॉर्ब करती हैं। तो उन्हें क्या लगता है, अच्छा पेड़ पौधे तो हरे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके अंदर तो हरा थोक के भाव में भरा पड़ा है इसलिए हरा दिख रहा है। नहीं, जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो आपकी आंख तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आपको कोई चीज उस रंग की दिखती है जो रंग आपकी आंख तक पहुंचे, तो जो रंग रिफ्लेक्ट होगा उस रंग की दिखेगी। तो पहले आप इसे लिखो, धीरे धीरे मैं इसमें बातें बढ़ाऊंगा। लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट appears of the same color which is reflected by it। हिंदी में लिखेंगे कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है, कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to it reflects green color only, हिंदी में लिखेंगे कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। अच्छा, अगर मैं लिख देता कि कोई वस्तु रेड क्यों दिखती है, आप लिखते कि वो रेड को ही रिफ्लेक्ट करेगी केवल। ब्लू क्यों दिख रही है, क्योंकि नीले को ही रिफ्लेक्ट करेगी। हरी क्यों दिख रही है, हरे को ही रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोई वस्तु आपको ब्लैक कलर की, काले रंग की कब दिखाई देती है, अगर कोई वस्तु आपको ब्लैक दिख रही है तो उसके अंदर कौन सा गुण होगा, वो क्या करती होगी? अभी इसका आंसर देंगे, मैं आपके कमेंट देखता हूं कि कौन बच्चा सही बताएगा। आपको मिलेंगे 20 सेकंड। कोई वस्तु ब्लैक है तो ब्लैक ही क्यों दिख रही है, वजह क्या उसकी? प्रियदर्शी सबसे तेज आंसर दे रही हैं। मिश्रा जी का आंसर साथ में आ रहा है बिल्कुल इनके, ठीक है। सुशील भाई को क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करता सर? वो डिपेंड करता है सरफेस पे, सरफेस कैसा है ये कई बार डिपेंड करता है। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे आप समझ लो टमाटर है, टमाटर लाल दिखता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है लाइकोपिन। तो लाइकोपिन की खूबसूरती है कि वो रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल है, ग्रीन को कर रहा है। कई बार सरफेस ऐसे होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सबका सही है, बहुत सारे बच्चों का आंसर मेरे पास आ रहा है। निशा, अरुण, चंदन, संजीव, जिगर, राहुल, सौरभ कह रहे हैं सबको एब्जॉर्ब। भाई सौरभ, कौन सा हिंदी इंग्लिश लिख रहे हो तुम? ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कहां से पढ़ा तुमने? अब्सोसिट, या तो हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो। देखो बिल्कुल सही लिखा सही बच्चों ने। अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, लाल से लेके सारे जितने कलर हैं सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले, तो कोई कलर आपकी आंख तक पहुंचा क्या? नहीं। और जब आपकी आंख तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं तो आंखें बंद कर लो। जब हमें कुछ नहीं दिखता है तो हमें अंधेरा सा महसूस होता है, उसे हम काला कह देते हैं। तो अगर कोई कलर आपकी आंख तक ना पहुंचे तो आपको वस्तु दिखेगी काली। तो कोई वस्तु काली तब दिखती है अगर वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले। तो लिखेंगे ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू
इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। हिंदी में लिखेंगे, कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लूं कि कोई वस्तु व्हाइट दिख रही है तो व्हाइट कब दिखेगी? व्हाइट कलर के लिए उसके अंदर कौन सा गुण होगा? अगर कोई वस्तु व्हाइट दिख रही है तो कब दिखेगी? आप समझ गए होंगे। अगर कोई बच्चे वस्तु सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट परावर्तित कर दे, तो अगर सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट करेगी तो सारे के सारे कलर आपकी आंख तक पहुंच जाएंगे। अगर सारे कलर आपकी आंख तक पहुंच गए तो इन सबका कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट। तो व्हाइट के लिए सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है। रोहित ने, अजय ने, जराना, प्रियदर्शी, भारत, निकुंज था, सबका ठीक है। यहां देखेंगे, व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to it reflects all colors। हिंदी में लिखेंगे, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स। अब देखो, यहां तक तो आसान था। अगर ग्रीन रिफ्लेक्ट किया तो ग्रीन दिखेगा, रेड रिफ्लेक्ट किया तो रेड दिखेगा, सारे रिफ्लेक्ट कर दिए तो व्हाइट दिखाई देगा, सारे एब्जॉर्ब अवशोषित कर लिए तो काला दिखेगा। अब लेकिन पेपर में क्या आता है उसे सुनना, एग्जाम में ये बकवास नहीं आती। अब पेपर में जो आएगा उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन ये आपको आना चाहिए था, तभी आप पेपर वाला क्वेश्चन कर पाओगे। तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे, दिमाग का यूज करेंगे और तब आंसर देंगे। देखो, मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबका सही आ रहा भाई? सही लिखा, ज्योति, भारत, राहुल, संजीव, सौरभ, अजय, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मेरे पास मान लो कि एक लाल रंग का गुलाब है, रेड कलर का। मैं इस कमरे में लेके आया, तो जिस कमरे में मैं खड़ा हूं तो इस कमरे में गुलाब मुझे लाल दिख रहा है, तो मैं उसे रेड कह रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक गुलाब इस कमरे में जहां पे व्हाइट लाइट है, सफेद प्रकाश है, तो एक गुलाब इस कमरे में मुझे दिख रहा है लाल रंग का। अगर इस गुलाब को मैं एक ऐसे कमरे में लेके जाऊं, ऐसे रूम में लेके जाऊं जिस रूम में केवल ग्रीन लाइट हो, तो बताओ जो गुलाब व्हाइट लाइट में रेड दिखता है वही गुलाब ग्रीन लाइट में हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। ओके, मिश्रा जी ने सबसे पहला आंसर दिया, प्रियदर्शी, सुजीत, राकेश, राजू, भरत। एक बच्चे का विवेक का गलत है, बाकी सबका सही है। सनोज, अरुण, संचित, बिट्टू, आलोक, विनायक, मन्नू, राहुल, अंकित। एक दो का और गलत है इनमें, चंचल, सौरभ, विकास, ज्योति, मन्नू। बहुत सारे बच्चों आंसर आ रहे हैं। देखो बच्चे, एक चीज बताओ मुझे, पहले मान लो कि मेरे पास एक रोज ये ले लिया मैंने, ऐसे मान लो गुलाब है, ये मेरी आंखें में से देखूंगा। अब मान लो कि अभी कमरे के अंदर बच्चे मान लो कि व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या है? इस गुलाब के ऊपर वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब टकराएंगे। अब मुझे बताओ, अगर इस कमरे में ये गुलाब मुझे लाल रंग का दिख रहा है तो आप समझ गए होंगे कि ये गुलाब किस रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? रेड को। तो मेरी आंख पर रेड कलर पहुंचा, बाकी सारे कलर इसने पी लिए होंगे, एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। ऑरेंज हो, येलो हो, ग्रीन हो, सबको सोख लिया होगा कि वो लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मेरी आंख में लाल रंग पहुंचा, तो मेरे लिए गुलाब केवल लाल रंग का है। लेकिन जब मैं इस गुलाब को, अब मुझे यहां पे बताना, इसी गुलाब को मैं एक ऐसे कमरे में लेके चला गया जहां पर केवल ग्रीन लाइट इसके ऊपर गिरेगी, तो मुझे एक चीज बताओ, ग्रीन जो लाइट है ना, तो उसे तो एब्जॉर्ब करता है, तो ग्रीन लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई ये गुलाब रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, रेड के अलावा तो चाहे नीला, हरा, पीला कुछ भी मिल जाता, उसे एब्जॉर्ब कर लेता। तो मुझे बताओ कि अगर ये गुलाब बच्चे हरे कलर इसके ऊपर डालेगा तो उसे तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई कलर आपके आंख तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि इसकी औकात केवल क्या है? रेड को रिफ्लेक्ट करने की है। रेड के अलावा कुछ भी दिख जाए उसे सोख लेता है ये। अब रेड तो है नहीं, हरा है, हरे को इसने सोख लिया, नीला डाल देते नीले को भी सोख लेता। तो कोई कलर आपकी आंख तक पहुंचा क्या? नहीं। तो कुछ नहीं पहुंचेगा तो आपको काला दिखेगा। तो याद रखना
कि जिस रंग की चीज आपको व्हाइट लाइट में दिखती है, अगर आप जैसे मान लो कुछ रेड कलर की दिखती है, आप उसे हरे प्रकाश में रखें नीले में, तो आपको ब्लैक दिखेगी। सोनिया कह रही है सर नहीं आता कुछ भी, जो समझाते हो वही आता है, बस जो समझाते हो वही समझो, पहले तो शुरुआत तो वही है। तो यहां पे देखो कि गुलाब जो लाल रंग का था, उसके ऊपर जब आप ग्रीन लाइट डालेंगे, हरा प्रकाश डालेंगे, तो ग्रीन लाइट को तो बच्चे एब्जॉर्ब कर लेगा ना वो, क्योंकि गुलाब लाल क्यों दिख रहा था, क्योंकि लाल को ही रिफ्लेक्ट कर सकता था, लाल के अलावा इसने किसी और को रिफ्लेक्ट नहीं किया, बाकी सब इसने एब्जॉर्ब किए। तो ग्रीन एब्जॉर्ब किया, येलो ऑरेंज सब एब्जॉर्ब किए, तो ग्रीन इसके ऊपर डालेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए आपको दिखेगा काले रंग का। ठीक है, तो एक याद रखना, पेपर में ऐसे याद रखना, हरे रंग की चीज नीले प्रकाश में काली, नीली हरे में काली, लाल नीले में काली, ऐसे पूछेगा तो आप उसको काला बताना है। ठीक है, दूसरी चीज, एक बच्चा कह रहा है सर स्ट्रीट लाइट में शर्ट अलग क्यों दिखती है, बच्चे वहां पे क्या होता है ना, वहां पे बाकी व्हाइट लाइट भी है, वहां केवल स्ट्रीट लाइट का कलर नहीं है, वहां मिक्सचर ऑफ कलर्स होते हैं, तो वो अलग अलग रिफ्लेक्शन की वजह से व्हाइट लाइट भी आ रही है और उसकी लाइट भी डल गई, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत शेड्स अलग दिख सकती हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यह कि केवल ग्रीन लाइट हो, तो जो गुलाब लाल रंग का दिख रहा है, अगर आप उसे किस में रख देंगे बच्चे, उसे रख देंगे ग्रीन लाइट में, तो ब्लैक दिखेगा वो। पहले एक लाइन लिख लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है अलग अलग तरीके से, कई बार लिख देगा कि लाल कांच की प्लेट ब्लू लाइट में कैसी, कई बार लिख देगा गुलाब कैसा, तो लिखेंगे रेड रोज अपीयर्स ब्लैक इन ग्रीन लाइट, रेड रोज अपीयर्स ब्लैक इन ग्रीन लाइट, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देता है, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देता है, रेड रोज अपीयर्स ब्लैक इन ग्रीन लाइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सबसे कम किस कलर की लाइट में करते हैं, पर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस कलर की लाइट में करते हैं। हालांकि आप ये फोटोसिंथेसिस वगैरह बायो में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, पर मैं ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर आप यहां से भी दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस लाइट में करते हैं, बताओ। देखो पेड़ पौधे सबसे कम प्रकाश संश्लेषण करेंगे ग्रीन में, बिल्कुल सही लिखा सब बच्चों ने, जिनका भी आंसर आया मेरे पास अभी तक, संचित का गलत है। देखो भाई पेड़ पौधे ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं आपको, क्योंकि पेड़ पौधे ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित, पेड़ पौधे हरे को करते हैं रिफ्लेक्ट, तभी तो हरा आपकी आंख में पहुंचा। अब पेड़ पौधे को आपने हरे में रख दिया, तो पेड़ पौधे हरे रंग को तो रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो कोई कलर आपकी आंख तक पहुंचा क्या, नहीं, जब कोई आपकी आंख में पहुंचा ही नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, और आपने पेड़ पौधे को केवल ग्रीन लाइट में रख दिया, तो ग्रीन को तो रिफ्लेक्ट कर देंगे वो, तो कोई एनर्जी उनके अंदर पहुंची क्या, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो पेड़ पौधे को आप ग्रीन लाइट में रखेंगे तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे में होगा। हरे के अलावा कोई भी कलर हो तो सबके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण होगा ही होगा, लेकिन सबसे कम जो होगा वो किस में होगा बच्चे, हरे प्रकाश में। तो लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन लाइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन लाइट। प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में न्यूनतम होती है। तो ये बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चों को लगता है कि हरे में ज्यादा होती होगी, नहीं, हरे के अलावा जितने भी कलर हैं सब में कुछ ना कुछ होगी। रेड में बहुत अच्छी होती है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो मिनिमम वाला याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में न्यूनतम होती है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है पेड़ पौधे हरे हैं, उन्हें हरी लाइट में रखेंगे तो माहौल बढ़िया बनेगा, तो अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं, ठीक है। चलो अगर हम केवल कलर की बात करें, रेड ग्रीन अलग अलग कलर की बात करें, तो ज्यादा आएगा तो रेड पे टिक लगा देना, कम आएगा तो ग्रीन पे लगा देना, ठीक है। चलो भाई, अब आपका जो रिफ्लेक्शन 3 क्लास से चल रहा है खत्म हो चुका है, ओके। हाँ व्हाइट अगर है तो भाई बढ़िया ही है। देखो व्हाइट में तो 7 रंग होते हैं, तो ग्रीन को हटा के बाकी सब कलर में कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो व्हाइट अगर ऑप्शन में तो बहुत बढ़िया है। अगर अलग अलग कलर देखें, लाल हरा नीला पीला, तो लाल रंग पर टिक लगा देना। अब लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा शुरुआत में, उस डेफिनेशन से ही सीजीएल 2016 में 9 सितंबर वाले पेपर में क्वेश्चन आया, बड़े ध्यान सुनना, मॉर्निंग सेट में, कभी आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको दिखेगा
9 या 10 सितंबर का मॉर्निंग वाला सेट का क्वेश्चन है ये। उसने कहा, देखो क्या कहा उसने, ब्लैक ऑब्जेक्ट सेम्स ब्लैक कलर, क्या लिख दिया भाई, व्हाइट और रेड अलग होगा तो व्हाइट लाइट बढ़िया आंसर है, पर वो व्हाइट नहीं, वो हरा नीला पीला ऐसे ऑप्शन रखता है, ठीक है। तो यहां मुझे एक चीज बताओ, अभी हम पिछली क्लास से 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट आई टकरा के चली गई, लाइट आई टकरा के चली गई, तो लाइट जिधर से आई अगर लाइट उधर ही चली जाए तो सब बच्चे हमने रिफ्लेक्शन परावर्तन कहा था, उस हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन परावर्तन, ठीक है। क्या लिख दिया इसने, रेड तुलसी को ग्रीन लाइट में किया होगा, रेड लाइट ग्रीन में रखेंगे तो ब्लैक दिखेगी भाई, और क्या बताया मैंने, लेकिन केवल ग्रीन लाइट होनी चाहिए, यानी कि ग्रीन भी और साथ में कमरों से जालियों से व्हाइट लाइट भी आ रही है। अगर लाल रंग की कोई भी चीज प्योर ग्रीन लाइट में रखेंगे तो काली दिखेगी। सर रेड को क्यों रिफ्लेक्ट करता है, भाई मैंने बताया ना, अलग अलग सरफेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई सरफेस रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई ग्रीन को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हम पढ़ रहे हैं कि लाइट आई और टकरा के चली गई, देखो ज्यादा तुम ऐसे क्वेश्चन बीच में कुछ भी उल्टे सीधे पूछते रहोगे ना, फ्लो होगा खराब क्लास का। तो अगर कोई काम की बात होगी, जब मैं कहूंगा ना हाँ भाई अब पूछो, तो तभी पूछना है, कि मैं जरा देखता रहता हूं तुम क्या करते हो ना, कुछ भी लिखते रहते हो। अब तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे ना, लगातार मैसेज ऐसे चलते हैं, अगर मैं ऐसे ध्यान दूंगा तो फिर क्लास पढ़ा ही नहीं पाऊंगा मैं। तो ये कुछ भी ना फालतू की बातें नहीं पूछनी, जब मैं कहूंगा भाई इस पॉइंट में दिक्कत है कहाँ है, तो तभी पूछना है। तो थोड़ा सा बच्चा करो कि हर चीज में कमेंट करने से, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज सुनना कि जब लाइट टकरा के चली गई वो तो बच्चा रिफ्लेक्शन था, लेकिन अगर बच्चे लाइट मीडियम बदल ले, मान लो लाइट चली एयर से, पानी की बाल्टी में घुस गई पानी के अंदर, लाइट चली हवा से घुस गई डायमंड में, लाइट चली हवा से घुस गई कांच के अंदर, लाइट जा रही थी पानी में बाहर हवा में निकल गई, लाइट चल रही थी पानी में अंदर कांच डाल रखा कांच में घुस गई। तो जो लाइट अपना मीडियम बदलती है, एयर से वाटर, वाटर से एयर, एयर से डायमंड, डायमंड से ग्लास, ग्लास से डायमंड, तो जो लाइट मीडियम चेंज करती है, तो लाइट के मीडियम बदलने की घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन अपवर्तन। यानी लाइट अगर उसी तरफ लौट आए टकरा के तो रिफ्लेक्शन है परावर्तन, लाइट दूसरे माध्यम में घुस जाए तो वो है अपवर्तन रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम when light enters from one medium to another, comma, this event is called refraction, this event is called refraction। हिंदी में लिखेंगे जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। when light enters from one medium to another, when light enters from one medium to another, comma, this event is called refraction। अच्छा जब लाइट टकरा के उधर ही आ गई थी तो हमने सारे केस पढ़े थे क्लास में। अब हम क्लास में बात पढ़ने वाले हैं कि जब लाइट मीडियम बदलेगी तो उसके साथ क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सबने रिफ्लेक्शन की सारी क्लास देखी होंगी, तो मुझे बहुत सारी बातें बताने से बच जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, बेसिक। अच्छा जो बच्चे समझदार हैं यहां देखना ध्यान से। प्रवीण भाई ऐसा कुछ नहीं है, नमस्कार। देखो जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे बोर्ड पे देखते ही, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं। इस केस में लाइट जाएगी एयर से वाटर, ठीक है, लाइट जाएगी हवा से पानी। इस वाले केस में मैं लाइट को भेजूंगा वाटर से एयर। तो आप क्या देखेंगे कि लाइट का मीडियम बदल रही है, और मीडियम बदलना होता है रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो हमें पता है कि जब लाइट ने मीडियम नहीं बदला था तो क्या क्या हुआ था, ये हमें पता है। लेकिन जब लाइट मीडियम बदल लेगी तो क्या होगा, अब हम उसे देखेंगे, ठीक है। चलो अब यहां देखना बच्चे ध्यान से। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इस एयर और वाटर में ज्यादा डेंसर, ज्यादा सघन माध्यम कौन है। हवा और पानी में ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है, एयर या वाटर बताओ। हवा और पानी में ज्यादा डेंसर कौन है। सबने बिल्कुल सही लिखा। देखो आप एक चीज देखना, मैं किस मीडियम को डेंसर कहूंगा
और किसे कहूंगा रेरर, किसे कहूंगा सघन, किसे कहूंगा विरल। जिस मीडियम में लाइट स्लो पड़ जाए, जिस माध्यम में लाइट स्लो पड़ जाए, धीरे चले, उसे हम कहते हैं सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। आपको पता है बच्चे, जब लाइट जाएगी हवा से पानी में, तो आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड है ना, वो पानी में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये मीडियम हो गया डेंसर सघन। अभी बता दूंगा कि कैसे कम हुई, थोड़ा ध्यान देना भी, रुक जाओ। तो जो दूसरा मीडियम बचा उसे हम कहेंगे विरल, यानी जिस मीडियम में लाइट तेज भागती है वो तो होता है विरल, जहां धीरे चलती है वो होता है सघन। तो एयर और वाटर में कंपेयर करेंगे हम, तो पानी में घुसते लाइट धीरे पड़ जाएगी, तो पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। ऐसे आ जाओ, पानी को लिखा मैंने ऊपर, तो यहाँ पे पानी ऊपर है तो सघन माध्यम ऊपर, विरल माध्यम नीचे। अब यहाँ पे देखना कि आपको विरल और सघन का पता कैसे चलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जिस बच्चे को नहीं पता हो यहां ध्यान देना। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट है ये सबसे तेज चलती है निर्वात में, वैक्यूम में। वैक्यूम तो आपको पता ही है, जहां कुछ ना हो, बिल्कुल खाली पड़ा हो, हवा तक ना हो, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। तो लाइट तेज चलती है वैक्यूम में, उससे धीरे चलती है एयर में, उससे धीरे चलती है बच्चे लिक्विड में, उससे धीरे चलती है सॉलिड में। तो यहां पे देखो कि लाइट, अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं तो आपको पता है कि लाइट वैक्यूम में तेज, उससे धीरे चलती है एयर में, उससे धीरे चलती है लिक्विड में, यानी कि लिक्विड में धीरे चलेगी। तो लाइट जिस मीडियम में धीरे चलेगी उसे हम क्या कह देंगे, सघन माध्यम। अगर मैं पानी और कांच की बात करता, तो अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करता, तो सॉलिड में तो लाइट और भी धीरे हो जाती है, लिक्विड से भी धीरे हो जाती है, तो सॉलिड क्या हो जाता है, डेंसर। यानी जहां पे लाइट स्लो पड़ जाएगी वो डेंसर है। जैसे अगर मैं वैक्यूम और एयर का कंपेरिजन करूंगा, तो वैक्यूम से धीरे चलती है एयर में, तो वैक्यूम और एयर का कंपैरिजन करूंगा तो एयर डेंसर। एयर और लिक्विड का कंपैरिजन करूंगा तो लिक्विड में धीरे, तो लिक्विड डेंसर। लिक्विड और सॉलिड का कंपेयर करूंगा तो फिर सॉलिड डेंसर। तो जिस मीडियम में प्रकाश धीरे पड़ जाए उसे बच्चे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। तो आप समझ गए होंगे कि लाइट, एयर और वाटर का कंपेयर करेंगे तो लिक्विड के अंदर एयर से हवा के मुकाबले लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए सघन माध्यम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और देखेंगे। ये बच्चा कह रहा दिख नहीं रहा, मिडिल में लिखिए। मिडिल सही है, एक आध शब्द नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, एक लाइट की स्पीड बच्चे आपको वैक्यूम में पता होनी चाहिए। लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखते हैं हम सी से। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में है इतनी, उससे हल्की सी कम होगी हवा में, उससे कम हो जाएगी किसी भी लिक्विड में, और उससे कम हो जाएगी सॉलिड में। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, वैक्यूम की तो आपको रटनी है, पेपर में वैक्यूम वाली आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है बच्चे वो आपको याद करनी है, बाकी के अंदर मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। तो अब आप रिफ्रैक्शन समझ सकते हैं। रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए आपको इतना सा बेसिक आना चाहिए था कि लाइट वैक्यूम में तेज चलती है, सॉलिड में धीरे चलती है, और निर्वात में वैक्यूम की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से बात को। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं ना कि ये वाटर डेंसर मीडियम है, अगर आप इसके लिए एक पूरा शब्द देखेंगे किताबों में, आपको लिखा होगा ये होता है ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेरर, प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल डेंसर का मतलब है कि ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश संबंधित होता है शब्द ऑप्टिकल। प्रकाश जहां पर धीरे पड़ जाएगा वो सघन मीडियम, प्रकाश जहां तेज भागेगा बच्चे वो कैसा। अच्छा, ये थोड़ा मिट गया, सही कह रहा है लड़का ये, इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हल्का सा इसे लिख देते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, ये रेरर विरल माध्यम। अब शायद दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो बच्चे मैंने कहा कि जहां लाइट धीरे चलेगी वो डेंसर है, जहां तेज भागेगी वो रेरर विरल है। ठीक है। अब यहां देखना, ये लाइट ने चलना शुरू किया, लाइट जा रही है रेरर से डेंसर, विरल से सघन माध्यम में। एक लाइट चलेगी यहां सघन से विरल, दोनों में उल्टा केस है ना, एक बार तो रेरर से डेंसर, एक बार डेंसर से रेरर, सघन से विरल और विरल से सघन। ये बढ़िया, चिपक नहीं रहा बिल्कुल बीच में।
देखो, अच्छा बच्चे, आप सभी को पता है, बचपन से आपने एक लाइन पढ़ी है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लाइट स्ट्रेट चलती है, लाइट स्ट्रेट चलती है, लाइट स्ट्रेट चलती है, प्रकाश सीधा, प्रकाश सीधा, प्रकाश सीधा। सुना होगा ना बचपन से। ये कुछ दिख नहीं रहा कह रहे हैं बच्चे, ऐसे कैसे हो रहा कि दिख नहीं रहा है? तो बढ़िया चल रहा भैया, आप काहे नहीं दिख रहा है? देखो, बचपन से आपने पढ़ा कि लाइट सीधी चलती है, लेकिन यह बात केवल और केवल तब तक वैलिड है अगर लाइट केवल एक ही मीडियम में चले। अगर लाइट केवल चल रही है हवा में, सीधी चलेगी, केवल पानी में सीधी चलेगी, केवल कांच में सीधी चलेगी, केवल डायमंड में सीधी चलेगी। लेकिन जब लाइट मीडियम बदलती है तो लाइट सीधी ना चल के बैंड होने लगती है, मुड़ने लगती है। वो किधर को मुड़ेगी उसे ध्यान देना। देखो, ये बच्चे आपका विरल माध्यम, ये है डेंसर, तो लाइट की स्पीड यहां कम हो जाती है। तो इसे आप मान लो भीड़ भाड़ वाला एरिया, तभी तो लाइट स्लो पड़ जाती है। तो आपको पता है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में लाइट क्या चलेगी, थोड़ा सुकुड़ के चलेगी। तो जब लाइट जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो लाइट क्या करेगी बच्चे, बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की तरफ। तो जब लाइट जाती है विरल से सघन माध्यम में, तो नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब लाइट जाएगी सघन से विरल, डेंसर से रेरर, सघन से विरल, तो विरल है खुला मैदान, तो खुले मैदान में लाइट चलेगी खुलकर, तो नॉर्मल से क्या हट जाएगी, दूर। तो हमने क्या समझा, यहां पे ध्यान समझेंगे कि जब लाइट अपना मीडियम बदल रही है, तो लाइट मीडियम बदलते समय सीधी नहीं चलती, मीडियम बदलते समय या तो बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ को, या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। वो इस बात पर डिपेंड करेगा वो जा कहां रही है। जब लाइट जाएगी विरल से सघन, रेरर से डेंसर, तो डेंसर यानी कि भीड़ भाड़ में लाइट बुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ को, और जब जाएगी डेंसर से रेरर, सघन से विरल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये जिस लाइट जिस एंगल पे आती है बच्चों से हम लिखते हैं आई, जिस पे जाएगी उसे हम लिखते हैं आर। ऐसे लाइट जिस एंगल पे आई वो आई है, जिस पे जाएगी वो आर है, ठीक है। अच्छा, आई को बच्चे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। पिछली क्लास से आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा यहां पे, कटेगा नहीं। आपतन कोण, आर को बच्चे रिफ्लेक्शन के अंदर हमने बोला था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो लाइट जिस एंगल पर आई है बच्चे वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, जिस पे वापस गई है वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो ये लाइट आई। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये रेलवे में हालांकि आया, हालांकि आने लायक क्वेश्चन है नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई और नॉर्मल से दूर हट गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। तो अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई और नॉर्मल से दूर हट गई, तो बताओ कहां से कहां गई होगी, ये बताना है आपको। लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई और नॉर्मल से दूर हट गई, तो कहां से कहां गई होगी, रेरर से डेंसर कि डेंसर से रेरर, सघन से विरल कि विरल से सघन, अगर लाइट दूर हटी है तो। आंसर देंगे इसका, लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई है और नॉर्मल से दूर हट गई है। ज्योति डेंसर की स्पेलिंग सही लिखो, आलोक, चंदन, ऋषु, सोनू, जिगर, राकेश, युवराज, राकेश, विवेक, अंकित, नीरज, राहुल, सनोज, सोनिया, रोशन, चंचल, राज्या, बिट्टू, जूली, मनु, मनीषा, फुलेंद्रा। फुलेंद्र भाई का गलत है, ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ये अपना अलग ही मस्ती में। अरे भाई, लाइट दूर हटी है, अभी तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है साफ साफ कि जब लाइट दूर हटेगी तो लाइट कहां से कहां गई है, यानी कि डेंसर से कहां गई है, रेरर में, सघन से कहां गई है, विरल माध्यम में। तो डेंसर टू रेरर हमारा आंसर होगा। अभी तो बोर्ड पे भी देख सकते थे, वरना दिमाग में सोच लो कि लाइट जब दूर हटेगी यानी कि खुले मैदान में जाएगी, खुला मैदान यानी कि विरल माध्यम, रेरर, तो चली कहां से होगी, डेंसर से, तो डेंसर से रेरर, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज, एक सबसे सुंदर क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, आप इसका मुझे आंसर देंगे, इसे लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पता नहीं कितने पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये बताओ बच्चे, क्वेश्चन ये है कि जैसे लाइट मीडियम बदल रही है, तो लाइट के मीडियम बदलने पर जमीन आसमान का फर्क आ गया। अभी तो लाइट अली, दया, सौरभ, फुलेंद्र सबका ठीक था, चलो ये सुनो। अभी आपको पता है बच्चे कि लाइट अभी थी पानी में, अब पहुंच गई मान लो कांच में, या पहुंच गई डायमंड में, या पहुंच गई हवा में,
तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन लाइट के मीडियम बदलने पर भी लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, लाइट का एक ऐसा गुण है जो नहीं बदलता। तो आपको बताना है कि जब लाइट अपना मीडियम भी बदल लेगी, जब प्रकाश अपना माध्यम भी बदल लेगा, तब भी उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गुण नहीं बदलेगा, ये बताना है। जरा ना डेंसर की स्पेलिंग से लिखो, बताओ। जब लाइट अपना मीडियम बदल लेती है तो लाइट के मीडियम बदलने पर भी उसका कौन सा गुण, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। बहुत बढ़िया लिखा प्रियदर्शी, संजीव, सनोज, चंदन। राकेश का बिल्कुल गलत है, राहुल का बिल्कुल गलत है। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल रट्टाबाजी करते हैं, समझते नहीं बातों को। बाकी सबका ठीक आ रहा है। विवेक, भूषण, अनिल, भारत, ज्योति का भी गलत है। राहुल देखो सही है आपका। राहुल देखो भाई, मुझे एक चीज बताओ, जो बच्चे स्पीड कह रहे हैं, जो वेलोसिटी कह रहे हैं, भाई मुझे एक चीज बताना, अभी तो मैंने आपको लिखवाया कि जब लाइट गई हवा से पानी में स्पीड कम हो गई। अरे पानी में स्पीड कम हुई बच्चे उसकी, तभी तो डेंसर मीडियम कहा उसे। भाई लाइट मीडियम बदलेगी, स्पीड तो पहले बदल जाएगी। अभी लिखवाया था मैंने कि लाइट वैक्यूम में तेज चलती है, उससे धीरे चलती है एयर में, हवाओं में, गैसों में, उससे धीरे चलती है लिक्विड में, उससे धीरे चलती है सॉलिड में। तो जब लाइट मीडियम बदलेगी तो स्पीड तो सबसे पहले बदलेगी। मैं लाइट जो होती है, जिस मीडियम में तेज चलती है वो रेयर है, जिसमें स्लो है वो डेंसर है। तो स्पीड वाला तो बिल्कुल गलत है आपका। जो बच्चा कह रहा है आई इज इक्वल टू आर, वो तो महा गलत, कभी गलत है। एक चीज तो बताना मुझे यहाँ पे, इस वाले केस में लाइट अंदर को झुक रही है तो आई आर की वैल्यू सेम हो सकती है क्या यहाँ पे? नहीं। यहाँ लाइट दूर जा रही है तो यहाँ आर आई से बड़ा है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि आई आर की वैल्यू बराबर है, गलत, वो पिटने काम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं स्पीड, वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे। जो वेलोसिटी कह रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे। अरे भाई स्पीड वेलोसिटी तो बदल रही है मीडियम बदलते ही। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग है लाइट की। किस मीडियम में ज्यादा? वैक्यूम में। किस में कम? सॉलिड में। लिखवाया मैंने थोड़ी देर पहले ही। देखो एक तो लाइट मीडियम बदलती है, एक तो उसका कलर नहीं बदलता। आप दिमाग में सोचो, आपके हाथ में एक लेजर लाइट है, आपने बटन दबाया, उससे लाल रंग की लाइट निकल रही है। पानी की बाल्टी के अंदर देखना तो भी रेड होगा, कांच के गिलास से पास करे तो भी रेड है। एक तो लाइट अपना जब मीडियम बदलती है ना, तो बच्चे उसका कलर चेंज नहीं होता। वो हवा में लाल है तो पानी में भी लाल है, कांच में भी लाल है। दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी, कलर और फ्रीक्वेंसी, रंग और आवृत्ति, ये नहीं बदलते हैं लाइट कितना भी मीडियम बदले। हालांकि पेपर में नॉर्मली वो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर कभी कलर आ गया तो वो भी हमारा आंसर है। तो लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, व्हेन लाइट एंटर्स, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम one medium to another, from one medium to another, comma, its color and frequency, its color and frequency, its color and frequency do not change, its color and frequency do not change. When light enters from one medium to another, comma, its color and frequency do not change. जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। इट्स कलर एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? लाइट मीडियम बदलेगी तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। और मीडियम बदल लेगी तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? उसकी कलर और फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है कि जहां से लाइट निकल रही है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी। वो मीडियम में बदल जाएगी लाइट तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कलर पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। एक नजर हम उस पर मार लेते हैं। यहां देखो, मैं थोड़ा सा मिटा के ऊपर लिख देता हूं। अभी मैं केस ले रहा हूं बच्चे, लाइट जा रही है रेडर मीडियम से डेंसर, विरल से सघन माध्यम में। तो आपको पता है कि लाइट अंदर को मुड़ेगी। ये आई है, ये आर है, ये नॉर्मल अभिलंब, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बच्चे की बात पता है कि जब लाइट विरल से जाएगी सघन में, रेडर से जाएगी डेंसर में,
अब देखते हैं क्या क्या बदल जाएगा। सबसे पहले पता है कि आपको अब आई आर बराबर नहीं है। जैसे रिफ्लेक्शन में तो आई आर की वैल्यू बराबर थी, अब आई आर बराबर नहीं होंगे। आपको दिख रहा है कि आर की जो वैल्यू है वो आई से छोटी होगी, आर जो होगा आई से छोटा दिख रहा है साफ साफ। दूसरा, लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, विरल से सघन, तो सघन माध्यम का मतलब है कि लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड बदल जाएगी, चाल घट जाएगी। तीसरा बच्चे, किसी भी वेव की स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ ए वेव, तरंग की चाल, यानी कोई भी वेव है उसकी स्पीड जो होती है तरंग की चाल। और प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश एक वेव है, तरंग है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, अभी मैं प्रकाश को वेव मान रहा हूं। तो आपको पता है बच्चे, जो स्पीड होती है किसी वेव की उसे हम लिखते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो किसी भी वेव की, किसी भी तरंग की जो स्पीड होती है उसे लिख रहा हूं मैं v से, स्पीड बराबर होती है एफ लैम्डा। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। तो मुझे एक चीज बताओ यहां देखकर, स्पीड है v इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब लाइट गई रेयर से डेंसर, विरल से सघन माध्यम में, स्पीड कम हो गई। अगर स्पीड कम हो गई तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगी। भाई ये तो कांस्टेंट है, तो दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, समानुपाती हो गए। यानी जब लाइट गई दूसरे मीडियम में, अगर स्पीड कम हो गई यानी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीसरा क्या है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, कम। यानी जब लाइट अपना मीडियम बदलती है तो उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है, उसकी स्पीड भी बदल जाती है, और एंगल भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाएगा कलर और फ्रीक्वेंसी को छोड़कर। ठीक है। और फिर से इधर लिखा मैंने, क्या जूम इसने गलत कर दिया, लड़के ने लग रहा है ये आपको साफ दिखाने के चक्कर में। कोई नहीं, चलो ये जो मैं से मिटा देता हूं, यहां देख लो। ये क्या भाई, इतना बढ़िया पहले यहां तक आता था, ये मैंने ऐसे दिमाग में रखा हुआ था। रेरर है, ये डेंसर है। तो लाइट जा रही है डेंसर से रेरर, सॉरी रेरर से डेंसर, रेरर टू डेंसर। तो आर कम हो जाएगा, स्पीड बदल जाएगी, और ये वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य भी, तीसरा नंबर वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है। हाँ, वेलोसिटी चेंज होगी, जब स्पीड ही बदल रही है तो वेलोसिटी कहीं चेंज नहीं होगी। अच्छा, दूसरा एक इधर देख लो आप, इसने थोड़ा सा फोकस आउट ऑफ फोकस कर दिया ये, यहां देखो। अगर बच्चे लाइट जा रही हो डेंसर से रेरर में, सघन से विरल में, तो आपको पता है कि लाइट दूर हटती है, ये एंगल आई है, ये आर है। अच्छा, याद रखना जो आर आई है ना, ये नॉर्मल से मेजर करना है। नॉर्मल से कभी तुम यहां पे आई लिख दो, ये यहां पे आर लिख दो, गलत हो जाएगा। तो आपको बच्चे इस वाले केस में दिख रहा है, जब लाइट जाएगी सघन से विरल, डेंसर टू रेरर, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि सघन से जाएगी विरल, लाइट दूर हटेगी तो आर की वैल्यू आई से बड़ी है। दूसरा, लाइट गई सघन से विरल, विरल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, ज्यादा, चाल बढ़ जाएगी। और तीसरा, अभी हमने पढ़ा था कि स्पीड का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड बढ़ गई है तो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे उसे उतार लो एक बार आप इन तीनों को। आई बात समझ में यहां तक? मैंने आपको बताया कि जब लाइट मीडियम बदल रही होगी, चाहे जाए विरल से सघन, चाहे जाए सघन से विरल, फ्रीक्वेंसी कलर तो नहीं बदलेंगे। फिर बदल क्या जाएगा, वो डिपेंड करेगा लाइट कहां से कहां जा रही है। अगर रेरर से जा रही है डेंसर, विरल से जा रही है सघन में, तो आर की वैल्यू आई से छोटी होगी। डेंसर मीडियम का यानी कि यहाँ पे स्पीड कम होगी, स्पीड कम है तो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य भी घटेगी। फिर यहाँ पे आ जाओ, जब लाइट जाएगी डेंसर से रेरर, लाइट दूर हटेगी तो आर की वैल्यू आई से बड़ी है, और रेरर क्यू का स्पीड ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ भी कैसी होगी, ज्यादा हो जाएगा, विष्णु वैशु। ठीक है। राहुल कह रहे हैं सर बहुत सारे हैं, मैं तो सही आंसर दिया था आपने। हाँ, राहुल नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए किसी राहुल ने गलत दिया होगा आंसर, हो सकता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कलर क्यों नहीं चेंज होते, इसकी वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, और कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, यहां पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि कलर किस बात पे डिपेंड करता है, ये मत बोल देना कि कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप एक ही मीडियम की बात कर रहे हो, एक ही माध्यम की, तो आप वेवलेंथ भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग
कलर की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। आपने पढ़ा हो ना, लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, बैंगनी की कम होती है। ठीक है, तो एक सेकंड को, तो आपको पता है बच्चे की अलग अलग जो कलर है उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन वो एक ही मीडियम में तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर मुझे बताओ लाइट अलग अलग मीडियमों में घूम रही हो तो मुझे एक चीज बताना है यहाँ पे आप, हमने देखा कि लाइट जब अलग अलग मीडियम में घूम रही है तो उसकी वेवलेंथ तो बदल गई। अगर कलर वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा होता तो वेवलेंथ बदलने से कलर भी बदल जाता। लाल रंग की चीज नीली दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखना किसी लेजर लाइट को, उससे लाल रंग की लाइट निकल रही है तो हवा में लाल है, तो पानी के अंदर भी लाल दिखती है और कांच में भी लाल दिखती है। तो जो कलर है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। रंग जो है वो आवर्ती के ऊपर डिपेंडेंट है, वेवलेंथ के ऊपर नहीं है। लेकिन हमारा काम वेवलेंथ से क्यों चल जाता है, उसकी वजह यह है कि आपने छोटी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे ये v इक्वल टू एफ लैम्डा है। अगर मैं यहां पे काम करूं, इस लैम्डा को नीचे ले आऊं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पे आपने एक बात बड़े ध्यान से देखी होगी, अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर एक ही मीडियम हो, एक ही मीडियम, तो एक जैसे मैंने ले लिया एयर, अगर एक ही मीडियम है तो एक ही मीडियम में स्पीड तो फिक्स है भाई। स्पीड तो कब बदलती है लाइट की, मीडियम बदलते हुए, तो स्पीड तो फिक्स हो गई। अभी लैम्डा आप ले आए थे नीचे, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस कलर की वेवलेंथ कम है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। यानी अगर आप एक ही मीडियम की काम बात करो तो चाहे तो आप ये कह दो कि कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, चाहे वेवलेंथ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो अलग अलग कलर के लिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग होंगी। लेकिन जब मीडियम बदल रहे होते हैं ना तो उस समय स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, उस समय फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ बदल रही है, स्पीड बदल रही है। तो अगर कलर वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा होता तो वेवलेंथ तो बदल जाती है, तो कलर बदलना चाहिए, जबकि कलर तो बदलता नहीं है। तो याद रखना, अगर आप एक ही मीडियम की बात ना करके अगर आप ओवरऑल बात करें तो जो कलर होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि वेवलेंथ पे। अगर आप केवल वैक्यूम की बात कर रहे हैं, केवल निर्वात की बात कर रहे हैं, तो अगर केवल वैक्यूम की बात कर रहे हैं निर्वात की, तो फिर तो आपकी बात चल जाएगी कि हाँ भाई ठीक है वैक्यूम की बात कर रहे हैं एक ही मीडियम में, चाहे तो आप बोल दो कि कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है चाहे वेवलेंथ पे। लेकिन अगर आपको कोई एक चूज करना पड़े तो फिर आप फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें, जब मीडियम भी बदल रहे हों, जब यानी कि जब माध्यम बदल रहे हों, तो आप देखेंगे कि कलर नहीं बदल रहा और फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, यानी कलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होगा तभी तो नहीं बदल रहा है। अगर वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा होता, वो तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड कर रहा होता, तो वेवलेंथ बदलने के साथ में आपको लाल हरा नीला पीला कलर भी बदलते हुए दिखने चाहिए थे, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। विकास कह रहे हैं सर अभी तक 8 स्वयं भी लॉस हो गए भाई। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, आप लिखना चाहो लिखेंगे, कलर इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कलर इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। रंग आवर्ती का फलन है, फंक्शन यानी फलन, यानी कलर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। कलर इज ए फंक्शन ऑफ कलर, रंग आवर्ती का फलन है। फलन समझ रहे हो? फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कलर किसका फंक्शन है, कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका ज्यादा बेस्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर आप केवल वैक्यूम की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की, तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे चाहे कुछ भी कह दो तो आपकी बात बन जाएगी कि कलर फ्रीक्वेंसी का हो चाहे वेवलेंथ का हो, बात बनेगी। लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं तो कलर एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है, ना कि वेवलेंथ के ऊपर। क्योंकि अगर कलर वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा होता तो वेवलेंथ बदल रही होती है मीडियम बदलते समय, तो कलर भी बदल जाना चाहिए था। अगर कलर इस पर डिपेंड करता, कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, और कलर इस पर डिपेंड कर रहा तो ये भी बदलना नहीं चाहिए, तो कलर भी नहीं बदलता है। ठीक है? अरे यहां तक की बात है समझ में? अच्छा, अब मैं 2-4 मिनट पहले अगला पॉइंट बताने से पहले आपके डाउट ले लेता हूं। 5-4 मिनट किसी पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ मुझे एक बार। अब यहां तक मैंने जितना आपको बताया, मैंने अभी तक देखो क्या क्या बताया, दोबारा सुनेंगे। एक तो लाइट का मीडियम बदलना रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहलाता है। मीडियम बदलते समय कलर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते। तो यहां से समझ में क्या आया कि कलर जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और एक बात मैंने आपको क्या बताई अभी तक कि कलर फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलते, फिर बदल क्या जाता है वो मैंने बताया कि लाइट कहां से कहां जा रही है वो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। हरीश कह रहे हैं ड्यू टू लो इंटरनेट कनेक्टिविटी आई कांट अटेंड योर लाइव क्लास बट योर वे ऑफ टीचिंग इज सुपर, थैंक यू। आवर्ती गैस के लिए एक बार हम वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम आवर्ती वेवलेंथ को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने जान पूछ के ज्यादा जिक्र नहीं किया क्योंकि इसका भी इतना रोल नहीं है।
ज्योति कह रहे वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्याम कह रहे हैं बहुत बढ़िया भाई, तुम तो खतरनाक आदमी हो। चलो अब यहां पर एक चीज आप लिखेंगे, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। अच्छा आपको बच्चे पिछली क्लास में बात पता है, अरे मैंने अभी तुम्हारे से कह दिया भाई, तुम क्यों फिर, मैंने कहा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव वाले चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो एक बार थोड़ा सा सुन लो, अगर यहाँ पे थोड़ा बीच में जिक्र आ गया था तो अभी के लिए मान जाओ, वेव वाले चैप्टर में तो ये टॉपिक ही तो पढ़ने में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तो वहाँ पे बता देंगे। नोट्स मैंने इनसे बोल दिया डाउनलोड कर डालने के लिए, डाले नहीं, मैं बोल दूंगा दोबारा से। बाकी मैंने कहा था कि टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल बताया था मैंने, टेलीग्राम चैनल में तो पढ़े ही है, बाकी आपकी ऐप पर भी हम बोल देंगे। अंकुर सर फिजिक्स ये टेलीग्राम चैनल है, कोई स्पेस नहीं है इसमें बीच में। अच्छा स्नेल्स लॉ पे आते हैं बच्चे। मैंने आपको एक बात बताई थी रिफ्लेक्शन में कि लाइट आई और चली गई, तो हमने पढ़ा था कि लाइट जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी, यानी आई और आर की वैल्यू सेम है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन में, हमने एक चीज देखी कि जब लाइट अपना मीडियम बदलती है ना, तो आई आर तो सेम नहीं है, कभी आर छोटा है कभी आर बड़ा है, तो फिर आई आर के बीच में क्या संबंध है, वो संबंध हमें बताया स्नेल्स ने। स्नेल्स ने कहा कि जो लाइट मीडियम बदल रही थी ना, जैसे ये अपने ऐसे देखा था अभी थोड़ी देर पहले, यही है आई आर मत बनाना, बना चुके हैं पहले ही। तो स्नेल ने कहा कि इस आई और आर के साथ में आप लगाओ साइन, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो होता है कांस्टेंट। आप साइन आई और साइन आर का जब रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो होगा कांस्टेंट, नियतांक, यानी उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट होगा, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो। अभी मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लूं कि आई की वैल्यू मान लो बच्चे 45 है, आर की 30 है, तो आप साइन आई अपॉन साइन आर निकाल के देखना। जब आप साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे तो साइन आई तो कितना है 45, साइन आर की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, तो आप इसे सोल्व करेंगे तो √2 आ गया, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है बच्चे, कांस्टेंट होती है, यानी जब भी आप साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो में से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, 2, 2.5, 3, 4, 5 कुछ भी आएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी कि स्नेल्स ने कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो आपतन कोण है, जो अपवर्तन कोण है, उनके साथ आप साइन लगाओ और जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और मैंने कहा कि वो होगा भी, क्यों, मान लो आई की वैल्यू आप 60 मान लो, या 45 मान लो, 45 मान लो, 90 मान लो, कुछ भी मान लो, आप जब भी रेशियो निकालेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बच्चे हम बोलते हैं एन, इस कांस्टेंट को हम नाम देंगे एन, और एन को हम कहते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अब ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बला है, अब ये आगे की 1-2 क्लास इस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के आसपास ही घूमेंगी, ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी रट्टा मार लेंगे छोटा सा, स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू एन, और एन क्या होता है हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। तो मैं थोड़ा सा आपको इस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता देता हूं, फिर हम धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां देखना आप बच्चे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऐसा बहकाया था कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर है, सघन है। अच्छा आप एन की जगह म्यू भी यूज कर सकते हो, कुछ किताबों में आपको म्यू भी लिखा मिलेगा, पर मैंने म्यू जान पूछ के नहीं लिखा ताकि जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं हो फालतू के ऐसे सिंबल देखकर घबराए ना, तो मैंने सिंपल सिंबल ले लिया एन। देखो अब मुझे एक चीज बताओ कि हमने पढ़ा कि जिस मीडियम में लाइट चलेगी धीरे, स्लो, वो डेंसर है, सघन है।
जहां तेज तेज भागेगी दूसरे की अपेक्षा वो विरल है, रेयर है। लेकिन मैं बार बार ऐसे बोलूंगा कि ये मीडियम डेंसर, क्योंकि यहां पर लाइट धीरे चलती है, ये विरल क्योंकि यहां लाइट तेज भागती है, तो टाइम बहुत खराब होगा। तो मैं काम करता हूं, जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना, वो मीडियम होता है डेंसर, सघन। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि इस बोर्ड का इंडेक्स तो है 3, दीवार का है 15, आप समझ गए। अच्छा, दीवार का इंडेक्स अपवर्तनांक 15 है, यानी लाइट इसके अंदर घुसेगी तो बहुत स्लो पड़ जाएगी। वैसे लाइट दीवार में घुस नहीं सकती, लाइट घुसती है हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम में। समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जैसे लाइट 2 मीडियम में घुस रही है, पानी में और कांच में, तो जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम के अंदर लाइट चलेगी स्लो। तो यानी अगर मैं केवल आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बता दूं तो आप उसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा विरल है, कौन सघन है, कौन विरल है। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो कुछ वैल्यू आपको याद करनी है। जैसे वैक्यूम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1, निर्वात का 1, एयर का होता है 1.0003, ये आया था रेलवे में। हवा का होता है इतना, पानी का है 1.33, वाटर का, कांच का है 1.5, डायमंड का होता है 2.42, ठीक है, सिलिकॉन का 3.9, जर्मेनियम का 4। इन्हीं के याद करने हैं बस आपको। अब यहां से आप एक बात बहुत ही बड़े समझ में आ गई होगी आपको। वो देखो क्या, डायमंड वाला शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसे एक बार मिटा देता हूं, डायमंड का लिख देता हूं इधर। आपसे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि वैक्यूम में और एयर में, वैक्यूम में और एयर में ज्यादा डेंसर कौन है, ज्यादा सघन कौन है? साइड वाला दिख नहीं रहा, दिख रहे होंगे ना, हल्का से तो कटा है, दिख रहे हैं। साइड वाले कोई नहीं दिख रहे? अरे दिख रहे होंगे साइड वाले, देखो। अच्छा, वैक्यूम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चे 1 है, एयर का इतना है, तो आपको दिख रहा होगा कि एयर का अपवर्तनांक ज्यादा है। अगर एयर का ज्यादा, यानी कि एयर ज्यादा डेंसर है वैक्यूम की अपेक्षा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि निर्वात में और वायु में ज्यादा डेंसर कौन है, तो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर है। तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, वैक्यूम में और एयर में ज्यादा डेंसर कौन है? एयर। अगर मैं एयर में और वाटर में जिक्र करूंगा तो वाटर का इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा सघन है। वाटर गिलास की बात करेंगे तो गिलास ज्यादा है, गिलास डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड ज्यादा है, डायमंड और सिलिकॉन की करेंगे तो सिलिकॉन ज्यादा है। यानी आप कभी ये नहीं कह सकते कि कौन मीडियम सघन है कौन विरल है, आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हो। जैसे आप बोलोगे सर आप बताओ वाटर डेंसर है कि रेयर, तो आप बोलोगे कि किसके कंपैरिजन में। अगर मैं वाटर का कंपैरिजन करूंगा एयर से तो वाटर डेंसर है, वाटर कंपैरिजन करूंगा ग्लास से, कांच से, तो रेयर है, विरल है। क्योंकि जल का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा कम है तो विरल हो गया, लेकिन जल का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा ज्यादा है तो हवा की अपेक्षा सघन हो गया। तो मीडियम रेयर या डेंसर है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आप जो कंपेयर कर रहे हो किससे कर रहे हैं। तो पानी हवा की अपेक्षा सघन, इसकी जगह विरल। ऐसे ही डायमंड कांच की अपेक्षा तो डेंसर है लेकिन सिलिकॉन की अपेक्षा रेयर विरल है। अच्छा, दूसरा फिर आप ये कह सकते हैं सर ये बताओ फिर जो आपने ऑप्शन में लिखा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वो किसका लिखा? क्योंकि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लो यहाँ पे एयर में जा रही थी, यहां वाटर में जा रही है, तो हमें पता है कि एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो कुछ और है, वाटर का कुछ और है। फिर अपने फॉर्मूले में जो एन लिखा हो किसका लिखा? इसका एक्चुअली में पूरा फॉर्मूला बनेगा आपका N2/N1। इसका मतलब है कि दूसरा जो मीडियम है जो नीचे जहां पर लाइट घुसेगी, तो दूसरे मीडियम का इंडेक्स लिख रहा हूं मैं N2 और पहले मीडियम का लिख रहा हूं N1। तो जहां पर लाइट पहुंचती है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो ऊपर लिखा जाता है, जहां से चलती है उसका नीचे लिखा जाता है। तो फॉर्मूला हमारा बनता है पूरा sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2/N1। sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2/N1। N2 क्या है ध्यान रखना, N2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम यानी कि जहां लाइट पहुंचेगी। N1 क्या है? पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, पहले माध्यम का अपवर्तनांक।
पहले का मतलब ये है कि जहां से लाइट चलेगी, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको याद करना आसान रहेगा। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। क्लियर है? अरे ये बात यहां तक के समझ में? तो आपको देखो मैंने अभी तक ये बताया स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, मैंने आपको साइन आई अपॉन साइन आर का रेशो कांस्टेंट होता है। अगर आप इसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 क्या है, जहां पर लाइट पहुंचती है उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, और n1 क्या है, पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अगर मैं आपसे कह दूं कि लाइट गई वाटर से कांच में, वाटर से ग्लास में, तो यानी कि n1 हो गया वाटर का, लाइट चली वाटर से, n2 हो गया ग्लास का, क्योंकि ग्लास में पहुंची, तो ग्लास का इंडेक्स लिखेंगे ऊपर, वाटर का लिखेंगे नीचे। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगली क्लास में आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इससे मैं आपको बताऊंगा कि कांच के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, पानी में कितनी है, हवा में तो आप वैक्यूम में तो पता ही है 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। कई बार पढ़ना होगा सर, शुक्र है आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वरना कभी समझ नहीं आता। नहीं कोई नहीं, मैं कई बार रिपीट करता हूं, आप भी एक बार कर लेना। चलो भाई बंद कर देना। चलो भाई आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, आप इसे झेलने बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो तो मैं नोट्स की बात कर लेता हूँ, नोट्स अपलोड करा देता हूँ। ठीक है।